एक रिपोर्ट आई है, एक एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। रिपोर्ट ये कहती है, क्योंकि रिपोर्ट कहीं छपी है, हम देश नीति में उसकी ऑथेंटिसिटी तो नहीं बता पाते, लेकिन 3 किसान कानून जो आए हैं, इसका कच्चा चिट्ठा खोलने वाली ये रिपोर्ट है। वो कहती है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मराठे, वो एक सरकार को ज्ञान देता है, वो शायद ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, और किसानों की आय दुगनी करने के लिए 3 कानून कैसे आने चाहिए, इसका एक प्रारूप रखता है। सरकार शायद वो प्रारूप अच्छा लगता है, और इस प्रारूप को लागू करने के पहले सरकार ने जिन लोगों के साथ डिस्कशन किया, अकॉर्डिंग टू उस रिपोर्ट के अनुसार, उसमें अडानी जी थे, उसमें अंबानी जी थे, उसमें रामदेव बाबा थे, उसमें किसान छोड़ के बाकी सब थे, उद्योगपति थे। तो ये जो किसानों का बार बार आरोप लगता है, ये 3 कानून उद्योगपतियों के लिए थे, ना कि किसानों के लिए। किसानों की आय इसमें दुगनी कैसी होती है, ये कोई बताने की स्थिति में नहीं था। प्रधानमंत्री ने 1 साल तक ये आंदोलन चलने दिया, 700 किसान मर गए। जब उनको ये बताया मलिक साहब ने, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जब उन्होंने बताया कि इतने लोग मरे हैं साहब, किसान कानून वापस करो, तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए मरे क्या। संवेदनहीन था थी इस उत्तर में उनके। लेकिन फिर यूपी के चुनाव आते हैं, चुनाव के डर से ये तीनों कानून वापस किए जाते हैं। वापस करते समय प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून तो अच्छे थे, हम मतलब कामयाब नहीं हो पाए लोगों को समझाने में। इनडायरेक्टली उन्होंने इस देश के किसानों को मूर्ख कहा कि ये मूर्ख ये समझ ही नहीं पाए कि मैंने इनकी अच्छाई के लिए काम किया। ये तीनों कानून, जिसमें एक मंडी एबॉलिशन था, वो ऑलरेडी बिहार में लागू है। बिहार में किसानों की हालत मंडियाँ समाप्त होने के बाद बहुत बुरी हुई है। आज भी बिहार के किसानों को देश के अन्य भाग के राज्यों के किसानों से कम ही कीमत मिलती है। दूसरा कारपोरेट फार्मिंग था। कई चीज़ें ऐसी थी जो सरकार जिसका एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रही थी। कुल मिला के यदि 2024 में फिर ये सरकार वापस आती है ताकत से, तो ये बात तो तय है कि ये 3 कानून फिर से लागू होंगे। लेकिन इस कानून के पीछे काम करने वाला एक विदेश में रहने वाला भारतीय है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आप समझ सकते हो कि ये सरकार कैसी चल रही है यदि ऐसा हुआ तो। बाद में एक टास्क फोर्स बना आयुष मंत्रालय का, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के सज्जन वहाँ पे भी उस टास्क फोर्स के चेयरमैन थे शायद। तो कुल मिला के सरकार उनका उपयोग ऐसा क्यों चाहती है, और इतने वो इंटेलिजेंट है, बड़े हैं, तो वो सामने आके खुल के काम क्यों नहीं करते, सवाल ये है। क्या एक कारपोरेट लॉबी अमेरिका से लेके भारत तक लामाबंद होकर सिर्फ उद्योगपतियों के भलाई के लिए इस देश की नीतियाँ बनवा रहा है? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि ये देश किसानों का है, ये देश मजदूरों का है, उद्योगपतियों का नहीं। मजदूर और किसानों की वजह से ही उद्योगपति बनते हैं। लेकिन ये देश यदि उद्योगपतियों के लिए ही काम करे, तो फिर इस देश का किसान और मजदूर गुलाम हो जाएगा। और गुलामी एक बार हमने झेली, कभी आक्रांताओं की तो बाद में अंग्रेज़ों की, लेकिन इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत दी है। इतनी बड़ी कीमत देने के बाद ये आज़ादी मिली, तो ये आज़ादी यूं ही किसी लॉबी के चक्कर में या किसी तानाशाही प्रवृत्ति के चक्कर में, कि जो अपने मन को जो भाता है वही करता है, फिर से जाने नहीं देगा। इतना भी ये देश जानता है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी ने बीच में इमरजेंसी लाई थी, बहुत पढ़ी लिखी ताकतवर नेता थी, लेकिन फिर उस इमरजेंसी का रिप्लाई लोगों ने इंदिरा जी को घर भेज के दिया था। तब भी लोग संकट से जूझ रहे थे, तब भी लोग गरीबी से जूझ रहे थे, बेकारी से जूझ रहे थे, बाढ़, रोग, ये सब चीज़ों से ये भारत जूझ रहा था। भारत तब अशिक्षित भी था, लेकिन फिर भी भारत मूर्ख नहीं था। भारत का जनमानस ये जानता है आज़ादी की कीमत क्या है। इसीलिए इंदिरा जी से इतना प्यार करने के बाद भी उन्होंने इंदिरा जी को घर भेज दिया। ये तो नरेंद्र मोदी है। 2024 बताएगा कि ये तानाशाही प्रवृत्ति चलती है या इसका वाकई कुछ हल निकलता है। उसके बाद इसी की नेक्स्ट कड़ी में मैं आपको बता दूं कि जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव को लेके सत्ता पक्ष बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है कि विभिन्न सर्वे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का ब्रांड कमज़ोर पड़ता जा रहा है और विपक्ष इकट्ठा होते जा रहा है। 2014 में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। 10 साल मनमोहन सिंह काम कर रहे थे। मनमोहन सिंह के आखिरी टेन्योर में कांग्रेस में कई पावर सेंटर खड़े हो गए थे। एक सोनिया गांधी और उनकी कमेटी थी, एक मनमोहन सिंह, और वो भी अब 10 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर, उनके यहाँ भी एक पावर सेंटर बन गया था। और राहुल गांधी ये नए उभरते नेता थे,
उनके कुछ उलूल जुलूल मित्र थे। और फिर हमने देखा कि कई चीज़ें ऐसी हो रही थी कि राहुल गांधी कोई मंत्रिमंडल में नहीं थे, लेकिन एक अध्यादेश वो फाड़ के फेंक देते और सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ता। ये पूरे मंत्रिमंडल का अपमान था। लेकिन तब ये हुआ, कांग्रेस बिखर रही थी, विपक्ष बिखर रहा था, और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मामलों में सीएजी की रिपोर्ट के कारण सरकार घिर चुकी थी। ऐसे में एक गुजरात के मुख्यमंत्री एक नए विकास के मॉडल को लेकर सामने आए। तब उन्होंने एक विकसित भारत की बात की, 15 लाख आपके अकाउंट में जमा होने की बात की, कई ऐसी नए नए बातें की। और इस बातों के चक्कर में लोगों ने कहा कि जो हमारे जीवन है इससे भी ज़्यादा अच्छा हमें मिल सकता है, तो उन्होंने मोदी जी को समर्थन दिया। उसके बाद 5 साल आपने उनको 60 साल दीजिए, मुझे 60 महीने चाहिए। लोगों ने 60 महीने दिए, लेकिन 60 महीने में ये कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कहा मुझे 5 साल और चाहिए। लेकिन इसी बीच पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। जब देश में संकट आता है तो देश सरकार के साथ खड़ी होती है, और फिर 2019 के चुनाव के नतीजे उसी का एक परिणति थी। उसके बाद अब 2024 है। 2024 में वो पुलवामा कैसा हुआ ये सामने आ गया। लोग बहुत दुखी है। लोगों ने देखा कि 10 साल बाद भी ये सरकार तो पुरानी सरकार से भी गई गुजरी है, सिर्फ बोलती है। दूसरी ओर धर्म के बीच में जो खाइयाँ पट रही है, वो जो धर्मांध लोग जो है उनको जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस गंगा जमुना जो समाज है हमारा, जो हमारी संस्कृति है, उसके ताने बाने को तोड़ता हुआ नजर आता है। तो लोग उसके लिए भी आहत हैं। इसके बाद अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी के सामने आने के बाद भी, अपने नाम पे वोट मांगने के बाद भी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में जो भारी हार हुई, उससे थोड़ी बीजेपी बैकफुट पे है। आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, खासकर तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें तेलंगाना में केसीआर का रिपीट होना करीब करीब तय है। वहाँ सबसे बड़ी दूसरी पार्टी विपक्ष की कांग्रेस है, बीजेपी वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। मिजोरम, क्योंकि ये जो अभी मणिपुर की घटना हुई, इसके रिपलकेशन मिजोरम में उठने जरूरी है। बीजेपी को वहाँ पे भी ज़्यादा आशा नहीं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी समाप्ति की ओर है, कांग्रेस वहाँ आना तय है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ 50% के भ्रष्टाचार का टैग सरकार को लग चुका है। लोग ऊब चुके हैं लगातार एक ही मुख्यमंत्री को 15 साल देखने के बाद। जो कांग्रेस की सरकार वहां खोई, वो बहुमत से नहीं खोई थी, वो इसलिए खोई गई थी कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ी थी। वो भी एक कहीं ना कहीं टस मध्य प्रदेश की जनता में है। कुल मिला के मध्य प्रदेश में भी स्थिति विकट है, और राजस्थान में वसुंधरा नहीं तो जीत नहीं, ये मंत्र राजस्थान के लोग मोदी जी को बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी सुनने को तैयार नहीं। इन 5 राज्यों के चुनाव में यदि मोदी जी का ब्रांड और मैगी पीछे चला जाता है, तो 2024 में पार्टी का चुनाव हारना लगभग तय है। पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी है कि इन 5 राज्यों में एन केन प्रकरण सत्ता में आना जरूरी है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आपके सोचने से नहीं चलता, जनता क्या आपके बारे में सोचती है। सर्वे रिपोर्ट एबीपी का जो आया, वो यही बताता है कि इंडिया जो नया गठबंधन बना, वो ताकतवर बनते दिखाई दे रहा है। जो 2019 की बात में कर रहा था, 2014 की बात में कर रहा था, 2014-2019 में कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में थी, नेतृत्व को लेके कई परेशानियां थी। लेकिन इसी बीच खड़गे का अध्यक्ष बनना, राहुल गांधी की पदयात्रा भारत जोड़ो, उससे राहुल का एक नेता बन के उभरना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मनोबल दे गया है। और इसी के चलते कांग्रेस जो इकट्ठा होकर लड़ रही है, वो कांग्रेस की यूनिटी छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। कर्नाटक में उसने नतीजे दिए हैं। ऐसे में यदि आप ये कहें कि फिर 400 की सीट बीजेपी की मिल सकती है, तो फिर यह हास्यास्पद लगता है। दूसरी ओर विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, तमाम अपने अंतर्द्वंद के बाद भी लगातार मीटिंगों में आ रहा है। हर राज्य में, खासकर महाराष्ट्र, जहां 48 सीटों में से करीब करीब 40 सीटें बीजेपी और उनके कुनबे के साथ थी, वो घटकर यदि सिंगल डिजिट पे आती है तो 30-35 का गैप कहां से भरेगी। बिहार में लालू और आरजेडी लालू की आरजेडी और नीतीश कुमार एक हो गए हैं। वहां बीजेपी की स्थिति खराब है। ममता पूरी ताकत के साथ 18 से 8 पे लाने की पे तुली हुई है। ऐसे में ये जो गैप पड़ेगा वो भरेंगे कहां से। उनको गुजरात में 25 पूरी मिल सकती है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। यूपी में 80 सीटें हैं, 82, 40 सीटें रेड जोन में हैं। मरी हुई हालत में जब 44 सीटें थी विधानसभा में, तब अखिलेश को कुछ सीटें मिली थी। इस बार अखिलेश के पास 125 सीटें हैं। तो कुल मिला के एक गैप छोटा भी सही, लेकिन यूपी में भी होगा।
दक्षिण में बीजेपी कहीं नहीं, सुपड़ा साफ है। ऐसे में क्या ये सरकार बना पाएंगे? क्या ये पर्याप्त बहुमत जुगाड़ कर पाएंगे? ये डाउट सभी को आ रहा है। तो सर्वे रिपोर्ट भी यही दिखाती है। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी के साथ एक बात माननी पड़ेगी, वो 24/7 चुनाव के मोड में होते हैं, अथक बिना थके लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये तमाम बातें अब विपक्ष को देखनी है कि क्या वो बीजेपी को मैच कर सकते हैं। जनता ने मन बना लिया है, ये बेरर चेक है। इस चेक को जब तक आप बैंक में जमा नहीं करते तब तक अकाउंट में जमा नहीं होता। तो ये जो जनता का मनोदय है, जो विपक्ष के साथ होने की बात करता है, क्या इस मतदाता को आप पोलिंग बूथ तक ले जाकर मत डलवा सकते हैं? वो जो प्रक्रिया है उसमें विपक्ष कितना ताकतवर हो सकता है ये तो समय बताएगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस कहो, घमंड कहो या फिर लोकतंत्र में अविश्वास कहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 के लाल किले के प्राचीर पे भाषण देते हुए ये जरूर कहा कि 2024 में भी मैं ही यहाँ से भाषण करूंगा। वो उनका अहंकार था, वो उनका घमंड थी, वो लोकतंत्र में उनका अविश्वास था। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री अपने आप को तभी प्रधानमंत्री मानेगा जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होता। आप ये कहिए कि मैं 2024 में फिर आपके आशीर्वाद से यहाँ आना चाहता हूँ, ये आपको तय करना है मुझे यहाँ भेजते या नहीं। लेकिन आपने पहले कहा कि मुझे आशीर्वाद चाहिए और फिर आपने तय कर लिया कि मुझे आशीर्वाद मिल भी गया, मैं ही प्रधानमंत्री बन गया और फिर मैं ही बोलूँगा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक मजाक का विषय हो गया है। पिछले सप्ताह ये सारी बातें हुई। आदिति के बगैर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ये प्रोग्राम भले ही वीकेंड विद वानखेड़े है, लेकिन ये सवाल जवाब के फॉर्मेट में होता है। आज एक मोनोलॉग के बीच में फॉर्मेट में आपके पास आया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहिएगा देश नीति। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।